हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का 2 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट के फिजिक्स के पेपर एनालिसिस के अंदर। यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर आप पेपर ध्यान से देखते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो काफी बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर कई सारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस और बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। उन चैप्टर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पे सिर्फ 2 सवाल पूछे गए हैं, वो भी बहुत ही सिंपल गॉस लॉ या बहुत ही बेसिक फॉर्मूला एप्लीकेशन के क्वेश्चंस थे। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी। अगर आपको बेसिक्स भी पता होंगे तो भी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ये इन जनरल ही आज के पेपर में मेरा ये एक मानना है, ये देखना है कि बहुत ही मतलब एक मॉडरेट टाइप का पेपर था। ठीक है, हम इजी टू मॉडरेट भी कह सकते हैं उसको। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी थे उसके अंदर, और एक खास बात यह है कि ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड थे। कई बहुत ज्यादा मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन टाइप के जो क्वेश्चन थे वो यहां पर नहीं आए हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर अगर हम देखें तो मैकेनिक्स के अंदर आपको सेंटर ऑफ मास का भी क्वेश्चन मिलेगा। वो सेंटर मास में भी क्या एटवुड मशीन के साथ थोड़ा सा सेंटर मास को मिला रखा है। एक वो वही क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मल्टी कंसेप्ट आप मान सकते हैं, जहां पे एनएलएम और सेंटर ऑफ मास दोनों को आपस में मिला हुआ है। बाकी जैसा कि रोटेशन के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के सवाल आते हैं और इस तरीके के कई सवाल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो क्वेश्चन था जो जनवरी में भी आया था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन वो भी आज यहां पर अवेलेबल था। साथ ही हम देखते हैं अगर मॉडर्न फिजिक्स के, तो मॉडर्न में अगर हम देखते हैं जनवरी से अगर हम कंपेयर करें तो जनवरी में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे अमूमन। यहां पे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर 3 क्वेश्चन से आपसे पूछे गए हैं, जो कि जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर सवाल था, और थोड़े से क्वेश्चन जो थे वो आपके मैटर वेव्स के ऊपर भी थे। साथ में आता है फिर मैग्नेटिज्म। अगर हम यहां पे देखें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रोस्टैट्स को छोड़ के मैग्नेटिज्म के ऊपर 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए, जहां पे आपसे अलग अलग जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई थी। हाँ, यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा जरूर था जिसके अंदर उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने मैग्नेटिज्म को घुसेड़ दिया था, और उसके इन दोनों के मिक्स कंसेप्ट का एक सवाल भी वहां पर देखने को मिला था। यहां पर उन्होंने ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी शेल में घूम रहा है, सेकंड शेल में घूम रहा है हाइड्रोजन का, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, और फिर अगर वो 4th शेल में घूम रहा होगा तो उस केस में जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स रेडियस और वेलोसिटी की जो n के ऊपर डिपेंडेंस होती है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाओगे। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r होती है। ठीक है, इसके बाद आया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर भी 2 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के अंदर बाइकन्वेक्स लेंस था, उसकी फोकल लेंथ दे रखी थी और आपसे म्यू पूछा गया था, उसका रेडियस कर्वेचर दिया हुआ था। और इसी तरीके का एक और सवाल, बहुत आसान सा सवाल था यहाँ इसमें था। हीटर थर्मो के ऊपर कुल मिला के काफी बड़ा पार्ट है, उसके अंदर एक ही क्वेश्चन आया। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वेव थ्योरी, ईएम वेव्स और वेव ऑप्टिक्स में से कुल मिला के 2 क्वेश्चन आए। वो एक्चुअली वो दोनों ही वेव ऑप्टिक्स के ऊपर थे, एक डिफ्रैक्शन के ऊपर था और सीधे सीधे ईएम वेव्स के ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जैसा कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो एक सवाल आता ही है, वही आया है। यहां पर भी वो क्वेश्चन था, वो लॉजिक गेट का क्वेश्चन था। इस बार उन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। सिंपल टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√r³ में रेडियस का रेशियो दे दिया और मास का रेशियो दे दिया और आपसे टाइम पीरियड का रेशियो पूछ लिया था। फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के ऊपर एक इलास्टिसिटी का सवाल था, जिसके अंदर आप थोड़ा सा उन्होंने सर्च एक्सपेरिमेंट और एरर्स को यूज किया था। और यहां पे एक क्वेश्चन आया था फ्लूइड का, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली बॉयंट फोर्स को पूछा था। ठीक है, और साथ ही साथ एरर्स का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था वो यही वाला सवाल था, उसके अंदर ही उन्होंने आपसे बात करी थी। बेसिकली ये फ्रैक्शनल एरर जो था वो उन्होंने आपसे निकलवाया था। ठीक है, अब इसमें अगर हम क्लास 11 और क्लास 12 की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि क्लास 11 में से 44% पेपर पूछा गया, क्लास 12 के ऊपर से 56% पेपर पूछा गया। तो जो मेजॉरिटी पार्ट था वो क्लास 12 का ही था ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास 11 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि क्लास 12 के जो क्वेश्चन आए थे उनके अंदर बेसिक क्लास 11 तो रिक्वायर्ड हो ही सकती है। ठीक है बच्चों, अगर आप इन जनरल पेपर को देखें तो पेपर जैसा कि मैंने पहले बताया न्यूमेरिकल बेस पे कई सारे क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फॉर्मूला ही पता होगा तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जो कि बेसिकली जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी यही एक क्वालिटी रहती है कि जितने ज्यादा आपको फॉर्मूले पता है, एटलीस्ट अगर आपने पूरा का पूरा सिलेबस ब्रश अप भी कर रखा है, तो आगे आने वाले पेपर्स के लिए हम ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप कम से कम हर चीज के फॉर्मूले देख के जाएं, पढ़ के जाएं, बेसिक फॉर्मूले हैं वो याद करके जाएं, ताकि आप देयर इज स्टिल वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अगर कुछ ना पढ़ा हो किसी चैप्टर में से तो भी उसके बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो तो आप सारे के सारे पढ़ ही लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक बार देख लीजिए। इस तरीके के हमने YouTube पे सेशंस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जहां पर हमने जो जैसे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस तरीके के फॉर्मूले सेशन डाल रखे हैं, वो अगर आप उनको भी देख लेते हो और उनकी एप्लीकेशन डायरेक्टली समझ लेते हो तो कोई यहां पे उन्होंने आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं किया, आराम से सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन से आपके आंसर्स आ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स,
तो अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, जो कि हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस 2 अप्रैल और 2nd शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर बात करें 11th और 12th की, तो 11th का पार्ट 44% और 12th का 56% देखने को मिला। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 11 से 11 थे और 12 से 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने को देखने को मिले। अब बात करते हैं कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स की, मतलब जिनसे जो क्वेश्चंस थे वो एक से ज्यादा थे। तो केमिकल काइनेटिक्स से 2 सवाल थे, मोल कॉन्सेप्ट से 2 सवाल थे, कार्बोनिल कंपाउंड से 2 क्वेश्चन थे, एरोमेटिक कंपाउंड से 2 क्वेश्चन थे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 2 क्वेश्चन थे। एक मैं आपको और टिप बता देता हूं, फ्रॉम आफ्टर सीइंग दिस पेपर, 2 मॉर्निंग और इवनिंग वाला पेपर देखने के बाद सॉल्ट एनालिसिस जो है वहां से एक क्वेश्चन दोनों पेपर में था। तो मतलब सॉल्ट एनालिसिस की फ्रीक्वेंसी अच्छी है पेपर के अंदर, तो आप वो पढ़ सकते हैं। और उसके साथ में एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके जो आयंस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आप पढ़िएगा, या एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की। तो फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा देखने को मिला 40%, इनऑर्गेनिक से 28% और ऑर्गेनिक से 32% कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक से 7 थे, ऑर्गेनिक से 8 और फिजिकल केमिस्ट्री से 10 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। आज के ये जो 2 अप्रैल की 2nd शिफ्ट के पेपर है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो बच्चों इस पेपर एनालिसिस से, केमिस्ट्री के पेपर एनालिसिस से आप जरूर इंसाइट लें और अपने आने वाले पेपर की तैयारी को और मजबूत करें। ऑल द बेस्ट। हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं मैथमेटिक्स का 2 अप्रैल का शिफ्ट 2 का मेमोरी बेस्ड पेपर का एनालिसिस लेके आया हूं। स्वागत है आपका। कैलकुलस का 36% वेटेज रहा, एल्जेब्रा का 36% वेटेज रहा, ट्रिग्नोमेट्री 4% वेटेज रहा, वेक्टर एंड 3D का 12% वेटेज रहा बच्चों, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 12% वेटेज रहा। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एल्जेब्रा से 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैलकुलस से बच्चों 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चंस, वेक्टर एंड 3D से 3 क्वेश्चंस अगेन, एंड ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन। अगर मैं क्लास 11th और क्लास 12th की बात करूं तो क्लास 11 से बच्चों 36% पूछा गया था और क्लास 12 से 64% पूछा गया था। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो क्लास 11 से 9 क्वेश्चन और क्लास 12 से बच्चों 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस की बात करूं शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में ये वाला पेपर थोड़ा सा ज्यादा लेंथी था। पेपर वही मॉडरेट टू लेंथी था, बट शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में ये वाला पेपर ज्यादा लेंथी था। तो कहने का मतलब अगर मैथ्स में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो भी आपके अच्छे परसेंटाइल बनने की आसार है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।